नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी और जोश शोर से आप लगे हुए होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। टॉपिक है हमारा छंद। काफ़ी सारे हमारे परीक्षार्थियों ने कहा था कि मैडम छंद करवाओ, तो लीजिए आपकी डिमांड पे छंद हाजिर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वही बात, आप लाइक अवश्य करें। बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते। लाइक ज़रूर करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करा करो भाई। आगे देखो, छंद क्या है। छंद, सबसे पहले परिभाषा यदि छंद की लें तो हम देखिए, वैसे तो बहुत सारे छंद हैं संस्कृत के, हिंदी में जो कि तो है, लेकिन हम यहाँ मुख्य मुख्य छंद करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले परिभाषा अवश्य देख लेनी चाहिए हमें। जब किसी पद्य रचना में वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या होती है, यानी कि वर्ण या मात्राएं निश्चित संख्या में आए और उसकी गति, यति आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उसे छंद कहते हैं। गति, यति यानी कि गति मतलब चाल, और यति और गति मतलब आरंभ और अंत उसका, या चाल और अंत लगा लीजिए आप। उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। भाई अंत बड़े से होगा, छोटे से होगा, तो उसे हम कहते हैं छंद। जिसमें नियम नहीं होते वो छंद मुक्त होती है। वैदिक युग में छंदों का विशेष महत्व था, यानी कि गायत्री, अनुष्टुप आदि छंदों का प्रयोग वेदों में बहुत मिलता है। धीरे धीरे छंदों का विकास कम होता रहा और संस्कृत साहित्य के बाद प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी छंदों का प्रयोग होने लगा। यानी कि धीरे धीरे जैसे भाषा विकसित होती गई, छंद भी वैसे वैसे चलते गए। छंदों का प्रयोग वर्णा तथा मात्राओं के आधार पर होता है। एक तो वर्णिक छंद होते हैं और एक मात्रिक छंद होते हैं, यानी कि दो प्रकार के। एक वर्णों के आधार पर होता है, उनको वर्णिक कहते हैं, और मात्राओं के आधार पर होता है, उनको मात्रिक छंद कहते हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य में दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है, लेकिन आधुनिक युग में जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैंने पढ़ाया था, आपको ये बात बताई थी, उनके बाद मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ, जिसमें नियम कोई विशेष नहीं थे, यानी कि जो मात्रा जैसा वर्ण जहाँ आए वो कर ले, उसको मुक्तक छंद की संज्ञा दी गई। उसके बाद जो है आधुनिक साहित्य में अधिकतर मुक्तक छंद की ही रचनाएं लिखी जाने लगी। छंदोबद्ध रचना बहुत कम कवि करते हैं। तो ये तो था हमारा छंदों का परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छंद दो प्रकार के, जैसे हमने बात करी थी, वर्णिक तथा मात्रिक छंद। इनका प्रयोग होता कैसे है, ये नियम आपको जरूर याद रखने, इनको बेशक नोट कर लेना, आप अपनी कॉपी में उतार लेना। वर्ण तथा मात्रा का प्रयोग कैसे होता है, किस आधार पर हम वर्णिक और मात्रिक छंदों का निश्चित करते हैं। मुख से उच्चारित वह छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं, लेकिन व्यंजन नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ कि उच्चारण की क्षमता केवल स्वरों में है, व्यंजनों में नहीं है। अर्थात व्यंजन जो होते हैं वो तो अपने आप में अधूरे होते हैं, जब तक स्वरों का उसमें समावेश ना हो वो आधे उच्चारित होते हैं। छंद शास्त्र में स्वर ही वर्ण कहलाते हैं। ध्यान देना, ये नोट करने वाली बात है, स्वर को ही वर्ण कहते हैं छंदों में। स्वरों के दो रूप होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, यानी कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की दो मात्रा होती है। ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं, ये संज्ञा छंदों में दी गई है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, यानी कि उसमें जो समय लगता है, एक थोड़ा समय की एक मात्रा, बड़ा समय की दो मात्रा। और ये होता है अल्प समय में और दीर्घ समय में उच्चारण की अपेक्षाकृत अधिक समय। लघु की एक मात्रा यानी कि आई का निशान होता है, इंग्लिश की आई का, और गुरु की दो मात्राएं होती है तो अंग्रेजी का एस का निशान होता है। गुरु का सिंबल एस होता है। एक मात्रा वाले चार वर्ण है ए, ई, उ, री, यानी कि मूल जो स्वर है वो एक मात्रा वाले यानी कि लघु है, और बाकी जो बच जाते हैं वो सारे दीर्घ है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, अंग और अह नहीं आया है, उसकी बात हम आगे करेंगे। ये नोट कर लो अच्छे से, उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। ह्रस्व की एक मात्रा लगती है और दीर्घ की दो मात्रा लगती है। ह्रस्व का खड़ा डंडा और दीर्घ का एस का सिंबल जैसे निशान बनता है, यानी कि वो दो में गिना जाता है। ठीक है, ये थी हमारी परिभाषा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गति और यति क्या होती है, अभी पीछे हमने परिभाषा में पढ़ा था। गति और यति का महत्व होता है, ये भी हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, गति और यति। लय युक्त प्रवाह के अनुसार वर्णों और मात्राओं की योजना बनाई जाती है, इसे गति कहते हैं। यानी कि वर्णों की और मात्राओं की एक योजना बनती है, भाई ऐसे ऐसे जो ना, इससे तो इसमें गति आएगी और इसमें लय आएगी, उसको क्या कहते हैं, उसी योजना को हम गति कहते हैं। ध्वनियों आरोह है, अवरोह है, मध्य में जो विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं।
ये देखो आपको समझ आ गई होगी, उसको यति कहते हैं। यानी कि बीच में जो कहाँ रुकेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ छोटा होगा, कहाँ, उसको यति कहते हैं। छंदों में गति और यति का अपना एक विशेष महत्व होता है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, पाद या चरण कहते हैं। जो एक पंक्ति होती है ना, विराम लगता है, और उससे पहले जो एक पंक्ति होती है उसे पाद या चरण कहते हैं। चरण का अधिक प्रयोग होता है। दोनों जो ना, पाद जो छोटा होता है और चरण बड़ा होता है, इसको ऐसे भी आप बिठा सकते हो। वैसे दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ये चरण और पाद कहते हैं उसको। तीसरा जो पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका याद करने वाला, छंदों के भेद। छंदों के दो भेद होते हैं, एक तो मात्रिक और एक वर्णिक। पहले भी बात हो चुकी। मात्रिक छंदों का आधार मात्राएं होती है, यानी कि मात्राओं का ही गणना होती है, उन्हीं के आधार पर हम उनको निश्चित करते हैं कि ये कौन सा छंद है। और काव्य में लय और संगीत की योजना की जाती है, उसी आधार पर मात्राओं का जो है समावेश होता है। इसे जो है ना जाति भी कहते हैं। और वर्णिक छंदों का आधार वर्ण होते हैं, यानी कि वर्णों को गिना जाता है। इनमें वर्णों के आधार पर लय, गति, यति की सृष्टि होती है। इसे वृत्त कहते हैं। यानी कि वर्णिक छंदों की जो लय, गति, यति होती है उसको वृत्त कहते हैं, और मात्रिक छंदों की को जाति कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। दो प्रकार के छंद, मात्रिक और वर्णिक, तीन प्रकार के होते हैं। यानी कि दो है आगे, इनके तीन तीन प्रकार होते हैं। जैसे मात्रिक के तीन और वर्णिक के तीन, इस प्रकार इनके तीन तीन उपभेद हैं दोनों के। देखिए कौन कौन से हैं। पहला, छंदों के प्रकार देख लेते हैं। छंदों के दो प्रकार है, जब अभी निपटे। मात्रिक छंदों का आधार मात्राएं होती है, इन्हीं आधार पर लय, गति, यति योजना बनाई जाती है। वर्णिक छंदों का आधार वर्ण होते हैं, इनमें वर्णों के आधार पर लय सृष्टि होती है, इन्हें वृत्त भी कहते हैं। दोनों प्रकार के छंद, मात्रिक और वर्णिक, तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला तो होता है सम। इसमें चारों जो चरण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि जैसे एक, फिर कोमा लग के, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये चारों जो है हमारे बराबर बराबर होते हैं। अर्ध सम, इसमें क्या होता है, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये जो है हमारी लाइनें बराबर बराबर होगी, उनमें बराबर बराबर वर्ण होंगे। इसी प्रकार विषम, इसमें चारों में ही, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों जो है विषम होते हैं, किसी में भी समानता नहीं होती। इस प्रकार मात्रिक और वर्णिक प्रत्येक तीन तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद आगे देखिए लघु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप अपने दिमाग में बिठा लियो अगर छंद करने हैं तो आपने, क्योंकि अगर ये लाइन आपको याद नहीं रहेगी तो छंदों में हमेशा गड़बड़ करोगे आप। लघु और गुरु का विचार कैसे होना चाहिए। प्राय हर्ष स्वर को लघु और दीर्घ को स्वर को गुरु कहा जाता है। लघु का चिन्ह है ए, यानी कि आई खड़ी पाई, तथा गुरु का चिन्ह है अंग्रेजी के एस चिन्ह जैसा है। पहले भी बात हो चुकी है, ये तो होगी। संयुक्ताक्षर से पहले का लघु गुरु हो जाता है। संयुक्ताक्षर ऐसे, जैसे मान लो आधा तय आया और ये आया, अगर सत्य है, लेकिन इसमें भी एक ध्यान देना है। अगर मान लो हमारा जोर अगले वर्ण पे नहीं पड़ता, अगला अगर पूरा आ जाता सत्या, फिर ये आधा ही रहता। लेकिन अब जोर पिछले सह पे ही आ रहा, सत्य, तय का जोर भी इसी पे आ रहा है, तो सह जो है वो यहाँ दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार रुष्ट, रू छोटा है, सह आ गया आधा, इसका प्रभाव भी इस पे पढ़ाई भी बड़ा हो गया, धर्म का भी बड़ा हो गया। इस प्रकार के जब आते हैं, यानी कि आगे भी छोटा आए, ये आप उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बड़ा आ जाएगा, उसका जो है वो सारा जोर अगले पे पड़ जाएगा, तो फिर पिछला बड़ा नहीं होगा, वो छोटा ही रह जाएगा। सह, रू तथा धय, ये दोनों तीनों जो है क्यों होंगे, क्योंकि इन पे इनका जोर पड़ रहा है, इसलिए तीनों हमारे बड़े हो जाएंगे। ये नियम आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, लेकिन इन संयुक्त, ये मैंने आपको पहले बता दिया, लघु वर्णों पर बल पड़े तब वह लघु ही रहेगा। अगर मान लो वर्ण पर बल नहीं पड़ता, बल अगले वाले पे पड़ जाता, अगला अगर दीर्घ आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण है कि इत्यादि, इत्यादि में ई पर बल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ा आ गया और यह पर बल चला जाता है, इसलिए लय अगर अपने आप बड़ा हो गया और ई छोटा ही रहेगा इसमें, ये ध्यान देना है आपको। प्राय अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे हंसी का है लघु ही माना जाएगा। जिसमें चंद्र बिंदु लगेगा, जो चंद्र बिंदु लगता है ना हमारा ये वाला, ये हमेशा लघु माने जाते हैं। लघु के बाद अनुस्वार, यह विसर्ग होने पर लघु गुरु हो जाता है। मान लो इधर तो लघु वर्ण हो हमारा, इधर तो, और प्लस जो है हमारा बिंदी वाला आ जाए, चंद्र बिंदु ना आए, तो हमारा जो है ये लघु दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अंक, मंगल, दुख, ये जो है विसर्ग और जो है वो बिंदी, दोनों की बात है यहाँ पे। ये क्या हो गए, दोनों तीनों ये गुरु हो गए, क्योंकि अगला भी छोटा था और जो ना इस पे जोर पहले पे पड़ रहा था, तो ये दीर्घ हो गए। ये नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने का हमारा ये नियम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, एक और नियम है। उस नियम में क्या बताया है, इस नियम में है कि कभी कभी प्रयोजनवश, ये देखिए ये एक और एक बात आ गई यहाँ पे, विशेष चाबी है।
कभी कभी प्रयोजनवश लघु को गुरु और गुरु को लघु भी मान लिया जाता है। जब मान लो सारे नियम हमारे ठीक है, सारी मात्राएं, कभी कभी एक मात्रा की गड़बड़ रहेगी, तब क्या किया जाता है, छंद की पूर्ति है, तू लघु को गुरु या गुरु को लघु, या एक मात्रा फालतू होगी बाकी सारी चीजें ठीक है। जब ऐसा हो जाता है तो इसे भी मान लिया जाता है। यह छंद संबंधी त्रुटि का परिहार करने के लिए होता है, भी उसको पूरा करने के लिए उसकी पूर्णी जो है ना। अब इस तरह जो है ना हमारे ये 6 नियम थे, ये बहुत अच्छे से याद करने, अगर छंद याद करोगे तो। अब छंद में जो होती है गण विवेचना होती है। 8 गण होते हैं छगन में, मगण नगण भगण जगण तगण सगण यगण रगण तगण, इस प्रकार करके। अब यहाँ पे एक, जैसे हमने इसका एक लाइन बना रखी है, आपने पहले भी सुनी होगी, कभी छंद पढ़े होगे तो। इसमें है यमाता राज भानस लगा, ये एक लाइन याद कर लो आप। अगर ये याद होगी आपके लाइन, तो आप यूं समझ लो कि आपके सारे गण याद हो गए। ये गण का यह तो है ना, इसमें ये गण का ये आएगा, यह माता दोनों गिन लो, ये 3 गिन लो आप। ये गण में यह माता, एक छोटा है 2 लघु है। इसी प्रकार मगण का मैं आएगा तो माता रा, तीनों बड़े हैं यहाँ पे। इसी प्रकार तगण का तय आएगा, ता राज है, 2 बड़े हैं 1 छोटे हैं। इसी प्रकार रगण का राज है भा, यानी कि पहले बड़ा है फिर छोटा है और फिर बड़ा है, ये तीनों आ जाएंगे। इसी प्रकार जगण का जय भान है, यानी कि पहला छोटा है और दूसरा भय बड़ा है, भा का एक छोटा एक बड़ा एक छोटा, ऐसे आएगा। भगण भय न भा न स, पहले बड़ा फिर 2 छोटे। नसण नगण न स ल, तीनों छोटे आ जाएंगे नगण के। इसी प्रकार सगण स ल गा, यानी कि 2 छोटे 1 बड़ा। लगन ल गा ये, यानी कि 1 छोटा 1 बड़ा और 1 लय। इसी प्रकार हमारे जो ना 8 के 8, ये चाहे पढ़ के देख लो आप, यहाँ पे 8 के 8 ये माता राज भानस लगा के आधार पे हमें आ जाएंगे। उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता लग जाएगा कि ये रगण नगण यगण नगण, इनमें जो ना अपने कौन कौन से योजक है। ये योजक यहाँ दिए गए हैं इस तालिका में, और आगे शब्द भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। और ये माता राज भानस लगा के आधार पर पूरी तालिका बना सकते हो। लेकिन ये जो नगण मगण इनमें जो ना वर्णिक छंदों में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। मात्रिक छंदों में अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है, वैसे तो ध्यान वहां भी रखना होता है, लेकिन अगर मात्राओं का ज्ञान है तो आप उसको मात्रिक छंद को आराम से कर पाओगे। तो इस प्रकार थी हमारी ये सारणी। अब आगे देखिए, ये यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये रही सारणी पूरी। ये माता राज भानस लगा जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी, ये आ गई। इसको करके देख लीजिए, ये पूरा ये लगा हुआ है, ये पूरी सारणी उसी तरह है। अगर आपको कंठस्थ करना है इसको तो इस सारणी को याद कर लीजिए, आपको पूरी समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। आगे देख लीजिए, अब प्रमुख मात्रिक छंदों की हम 5-7 जो भी छंद करेंगे उसमें क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा दोहा छंद, जो अक्सर पेपरों में सबसे ज्यादा आता है। दोहा छंद का प्रयोग अधिक होता है। क्या है इसमें, विषम कला 13 रहे सम 11 अंत। परिभाषा सुन लीजिए संस्कृत में, विषम आदि वर्जित जगण दोहा माने संत, यानी कि विषम कला 13 रहे सम 11 अंत। शुरुआत में 13 और फिर 11, यानी कि इसकी जो मात्राएं होती है, पहले में ये क्या है, विषम छंद है, यानी कि ये पहली और तीसरी बराबर है, दूसरी और चौथी बराबर है। पहले जो है चरण है उसमें 13, दूसरे में 11, तीसरे में 11 और तीसरे में 13 और चौथे में फिर 11, यानी कि ये जो ना एक लाइन में, एक पूरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होगी, 24 मात्राएं होती है एक लाइन में पूरी में। इस तरह होता है, 24 तो कईयों में होती, लेकिन इसकी पहले जो चरण है उसमें 13 होगी। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, इस 13 का पहले चरण में 13 होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो अब ये देखिए, 2 है एक जो ना मात्रिक अर्धसम छंद है। अर्धसम क्यों कहा, 2 एक जैसी, 2 एक जैसी है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। लेकिन दूसरे और चौथे चरण के शुरू में जगण है, शुरू में जगण होगा। जगण अब अगर आपको ध्यान हो तो क्या था हमारा जगण, यानी कि 1 बड़ा और 2 छोटे, वो जगण होगा होना चाहिए। और सम के अंत में लघु होना चाहिए, अंत हमेशा लघु से होगा, ये ध्यान रखना आप। अंत हमेशा इसका लघु से होता है, कभी भी दीर्घ से नहीं होता। किसका, दोहा छंद का। अब जब आप कोई भी मान लो पढ़ते हो, चालीसा पढ़ते हो, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमलियस जोधा एक फल 4। अब आपने देखा सारों में जो है ना अंत में क्या आया है, लघु आया है, यानी कि अंत हमेशा दोहे का लघु से होता है। अब ये देखिए इसका उदाहरण, बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल मही हाल,
वन या देखिए बोले, इसका हम लगा, इसकी मात्रा गिन के देखिए, बोले का 2 आएगी, इसके अगले की भी 2 आएगी, बंदी, अब इसकी जो है ना अगले की बंदी की जो है हमारी क्या आएगी, बै के ऊपर क्या लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है। लेकिन हमें एक चीज़ और भी देखनी है यहाँ पे कि आगे क्या है, आगे बड़ी है, बड़ी मात्रा है। जब बड़ी मात्रा होती है तो क्या होता है, छोटा बड़ा नियम पढ़ा था आपने, याद होगा। तो इसका हमारा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर हमारा जो है आगे 16 17 18 19 20 21 22 23। तो बंदी हमारा क्या हो गया, बंदी हो गया हमारा। इस प्रकार हमें करके देखने हैं, ये हमारा आएगा डबल, तभी हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 24 मात्राएं होगी यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार अगला करके देख लो आप, यानी कि 13 पहले में होगी, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13। यहाँ वर जो है इसके बाद ऐसे कोमा आएगा, यहाँ पर 13 इसमें लगा हुआ नहीं है कोमा, अगर कोमा लगा होता तो डाउट ही नहीं होता। और अगले में इसमें 13 है, इसमें 11 है, इसमें फिर 13 है, इसमें 11 है। इस तरह करके हमारा दोहा छंद पूरा होता है। आप किसी भी चालीसा का पहला दोहा पढ़ के उसमें लगा लीजिए। जैसे देखिए, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लिए काली हमारी बार। अब ये दोहा है, इसमें दोहे में आप जो है ना लगा के देख लीजिए, मात्रा आपका स्पष्ट हो जाएगा। 13 मात्रा पहले में और 11 मात्रा दूसरे में आएगी। तो इस प्रकार हमारा ये दोहा छंद है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब अगला देख लीजिए, चौपाई छंद की ओर बात कर ले। अधिकतर ये छंद आते हैं दोहा चौपाई। तो परिभाषा क्या है, कल 16 जहाँ अंत न आई, सम सम विषम विषम चौपाई। क्या नहीं है, यह एक सममात्रिक छंद है, यानी कि चारों जो लाइनें होती है, चारों पद जो होते हैं, प्रत्येक पद में समान मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत कभी भी जगण तगण से नहीं होता, यानी कि अंत में कभी भी इसके जगण और तगण नहीं आता। इसमें सम के बाद सम और विषम के बाद विषम मात्राएं वर्ग का होना जरूरी होता है, यानी कि सम के बाद सम आती है और विषम के बाद विषम आती है। यानी कि आपको ये देखना है कि लाइन हमेशा, इसका जो अंत जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़े से होता है। ये ध्यान देना आपने, प्रत्येक लाइन का अंत हमेशा दीर्घ से होगा और शुरुआत कभी भी दीर्घ से नहीं होगी लाइन की। यानी कि जगण और तगण नहीं आता, तो जगण और तगण की शुरुआत तो दीर्घ से है, तो दीर्घ शुरुआत कभी भी दीर्घ से नहीं होती है, देख लेना है हमें। ठीक है, तो अब देख लीजिए आगे एक उदाहरण दिया, तब बंदी जन जनक बुलाए, विरुदावली कहत चली आए, कह नरप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ये हर सुन मोरा। ये जो है ना रामचरितमानस की चौपाई ली गई है। अब आप गिन के देख लीजिए, और अंत दोनों का बड़ों से हो रहा है। और अगली 4 लाइनें आएगी उनमें भी यही होगा, 2 लाइनें और आएगी अगली, उनमें भी जो है ना अंत बड़ों सा ही होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारा चौपाई में जो है अंत हमेशा बड़े से होगा, ये ध्यान रखना है। अंत हमेशा बड़े से होगा, आरंभ में कभी बड़ा नहीं होगा। और प्रत्येक वर्ण में जो है ना, प्रत्येक उसमें 16 मात्राएं यानी कि होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह एक मात्रिक समछंद है। तो इस प्रकार उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका समन्वय क्या है, जहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगण तगण नहीं होता। ये एक उदाहरण और है, इसको आप करके देख लीजिए, स्वयं करोगे तो आपको आ जाएगा। और कोई भी आप जो है ना किसी की भी चौपाई उठाइए, चाहे आप इसकी क्या होती है हनुमान चालीसा उठाइए, कोई भी चालीसा उठा लीजिए, पहला चरण जो होता है वो तो होता है दोहा, और बाद में सारी चौपाई होती है। करके देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगी ये बात। उम्मीद है आपको चौपाई समझ आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला छंद है हमारा सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या है, इसमें परिभाषा क्या है इसकी, विषम एकादश। ये उल्टा है, किसका भला, दोहे का उल्टा है। दोहे में 13 + 11 थी, इसमें 11 + 13 थी, ये देखना है हमें। यह मात्रिक अर्धसम है, यानी कि मात्रिक अर्धसम से अभिप्राय वही है कि पहला और तीसरा बराबर, चौथा और दूसरा बराबर। लेकिन यह दोहे का ठीक उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ध्यान रखना, इसमें और दोहे में बिल्कुल मामूली सा अंतर है। इसका भी अंत क्या होता है, छोटे से ही होता है इसका अंत भी, इसके अंत में भी बड़ा नहीं आता, ये ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, फूली फली न चेत यद्यपि सुधा बरसही जलद, मूर्ख हृदय न लेत जे
गुरु मिल ही विरची सम। अब ये गुरु छोटा रै लगा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, इन मात्राओं का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारी रै की मात्राएं होती है, जो छोटी मात्रा होती है वो ऐसे लगी होती है, और जो बड़ी मात्रा होती है वो ऐसे, यानी कि जो मुड़ जाती है वो बड़ी होती है और जैसे होती है वो छोटी होती है। तो ये लघु और गुरु का ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो अब इसकी मात्रा गिन के देख लीजिए, पहले में 13 है और दूसरे में 11 है, तो इस प्रकार सोरठा छंद होता है। मात्राएं गिनने का तरीका वही है हमारा, क्या हमें सिर्फ बड़े मात्राएं जो 3 है ए ई उ री, तो बाकी तो सारा के एक एक डंडे आओगे, और बाकी जितनी भी मात्राएं बचगी उनके दो आएंगे, लेकिन चंद्र बिंदु का एक आएगा, ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। और कुछ नियम जो पहले वाले हैं वो याद करने हैं आपने। तो सुनत मंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक चर, शरद सहो और रुद नैन तुलसी भरे स्नेह जल। अब इसमें करके देखो, सुनत 3, उसके बाद अगला है 1, फिर अगले की इसकी 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 1 अगले की फिर 2, फिर 1, इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 आ गई आपकी यहाँ पे। और फिर क्या होगी, अगली 13 है, इसमें 11 + 13 होगी, यानी कि मात्रा तो इसकी भी एक पूरी लाइन की 24 बनती है, लेकिन दोहा में क्या थी, 13 पहली थी, इसमें 11 पहली है, बस ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। उम्मीद है आपको सोरठा भी समझ आ गया होगा। अगला देख लीजिए, एक रोला छंद और है जो अक्सर ना हम पढ़ते हैं। रोला छंद में 24 कला यति 11 13 है। अभी इसमें भी वही है, 11 और 13, लेकिन इसकी एक पहचान है। इसके भी पहले ये भी जो है एक मात्रिक समछंद है। इसमें क्या है, 11 तथा 13 मात्राओं के बाद यति होती है, पहली 11 और फिर 13। ये भी एक मात्रिक समछंद नहीं, मात्रिक विषम छंद है ये भी। अब इसमें क्या है, पहले पद में 11 और दूसरे में 13 होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, रोला में इसका अंत हमेशा दीर्घ से होगा, कभी भी इसका अंत लघु से नहीं होता। हमारा सोरठा और दोहा का अंत लघु से हुआ था, रोला का अंत हमेशा दीर्घ से होगा। अब देखिए, जीती जाई हुई जिन्होंने भारत बाजी मारी, निज मेल में मलमट विधर्मी मुकल कुराजी, जिनके आगे ठहर न सके जंगी न जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब यहाँ करके दिखाई गई है हमारी, क्या इसका आरंभ कभी भी नगण से नहीं होता है, ध्यान देना, बड़े से आरंभ होता है इनका। ये देखिए, बड़ी मात्राओं से आरंभ है रोला का, और अंत भी बड़े से है, आरंभ भी बड़े से है और अंत भी बड़े से है। तो इस प्रकार हमारा रोला छंद है। मात्राएं आप कर करके देखोगे, बड़ा मजा आएगा, कर करके देखोगे, आपकी 1 2 प्रैक्टिस होगी, स्वतः आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है मेरे पास उसका मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हो कोई, तो मैं उस डाउट को अवश्य क्लियर करूंगी। अब आगे देखिए, इसका एक उदाहरण दिया गया है। ये भी जो है क्या है, कुल 24 रोला का सफल उदाहरण है। हे देवो यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, यानी कि जो अंत जो हो रहा है हमारा, वो किससे हो रहा है, अंत दीर्घ से हो रहा है, बस ये ध्यान देना है। और पहले में 11 और दूसरे में 13, इस प्रकार मात्राएं। 11 और 13 तो सोरठा में भी थी, लेकिन उसका अंत किससे था, लघु से था, ये ध्यान देना है हमने, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा गीतिका, तो हरी गीतिका देख लेते हैं। गीतिका मुझे नहीं लगता कि इतना कभी आता है, हरी गीतिका तो आ जाता है। अब देखिए, 16 12 सुहरी गीतिका अंत में ही लगे, यानी कि इसमें यह एक मात्रिक समछंद है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, एक पूरा चरण 28 मात्राओं का होता है 16 12 पर, यानी कि पहले तो 16 और फिर 12, ठीक है। तो इसमें जो है 16 और 12 28 मात्राएं होती है, और अंत में एक लघु, पहले तो आएगा लघु और फिर गुरु, अंत इस प्रकार होगा इसका, ये ध्यान देने की जरूरत है। अंत का जरूर ध्यान देना है हमें, अंत किस प्रकार होता है। अब ये देख के करके देख लीजिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। और आरंभ भी जो है, इसमें जो आरंभ की कोई विशेष नियम नहीं है, छोटे और बड़े किसी से भी हो सकता है, लेकिन अंत जो है वो एक पहले लघु आएगा और फिर दीर्घ आएगा। अब ये गिन के देख लीजिए, यहाँ पे चाहिए पहले लघु आया फिर दीर्घ आया, इसी प्रकार पहले लघु आया फिर दीर्घ आया, ये हरी गीति का छंद होता है। ये भी एक हमारा क्या है, मात्रिक छंद है। तो उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक बीच में रह गया हमारा गीतिका, चलो उस गीतिका को भी कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ दे। अब उसके बाद गीतिका क्या है, चौदह 12 सु गीति अंत में लग ही रहे, यानी कि क्या है, इसमें 14 है और 12 है। पहले में जो है ना, इसमें क्या है, पहले में 14 और दूसरे में 12, ये भी एक मात्रिक छंद है। और अंत में एक लघु और एक गुरु होना चाहिए, एक लघु और एक, जैसे कि हरी गीतिका में था, ये होना चाहिए। 16 और 12, हरी गीतिका में क्या थी, 12 और उसमें जो अभी अभी हमने हरी गीतिका में करी थी। तो अब ये गीतिका में क्या है, पहले में 14 और दूसरे में 12। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पहला जो है ना यहाँ पे 14, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 है।
यानी कि 14 और 12 अगर कोमे लगे हुए होते हैं फिर तो हमें जैसे देखें नीचे वाले में फिर तो दिक्कत नहीं होती। कवि क्या करता है, जहाँ उनकी मात्राएं पूरी नहीं होती वहाँ कोमा नहीं लगाता, सीधी लाइन ले लेता है, फिर हमें पूरी लाइन के देखने हैं कि इसमें 26 वर्ण है ना, 26 मात्राएं हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मात्रिक छंद जिसका हमने यहाँ वर्णन किया। छंद मेरे को लगता नहीं कि और बहुत ज़्यादा हमें डिटेल करवाने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी और छंद की आवश्यकता है तो आप जो है मेरे मैसेज के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगी। तो इस प्रकार हमारा ये छंद का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से वही बात कहूँगी, आप वीडियो को देखा आपने, बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जो नए मित्र आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि हमारी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे। धन्यवाद।